ओके जी। तो भाई तुम लोगों की मज़े में ओके जी, पर ये बता दो, हाँ आज बिल्कुल फ्रॉड करेंगे, मतलब हम फ्रॉड नहीं करेंगे, मतलब फ्रॉड को पढ़ेंगे, ऐसा ही है। पर मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों को कोड ऑफ एथिक्स पे ग्रिप आ गई? सही है ना, मतलब एटलीस्ट यू नो कि उसको लिखना कैसे, केसेस पिक हो रहे हैं, और हमने तकरीबन सारे पास पेपर्स ही कर दिए लेटेस्ट तक। और मैंने तुम लोगों को जो है एक क्वेश्चन बैंक भी भेजा था हल्का सा, जो अदर बॉडीज़ का है, तो उसको भी तुम सॉल्व करके और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है जी। तो बाकी बाकी मजीद टॉपिक्स की हम और प्रैक्टिस करेंगे। सही है जी। तो खैर आज वैसे फिजिकल क्लास भी थी लाइव के साथ साथ, कल भी फिजिकल लाइव होगी क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो अब हम तैयारी करेंगे, और मैं ऑफिस से छुट्टियाँ भी ले रहा हूँ, तो जब तक मेरी छुट्टियाँ होंगी तब तक तुम्हारा जीना आराम होगा, हम तैयारी पे प्रैक्टिस करेंगे। सही है जी। कब भेजा क्वेश्चन बैंक भैया ना, अगर ग्रुप पे एक्टिव हैं समील, एक तो तू बरसाती मेंढक की तरह आता है क्लास में। FAR2 वंस जब आप वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर कर लेंगे ना, जो थ्योरी मैंने डाली है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगा। सही है, FAR2 की बात कर रहा हूँ मैं। सर थोड़ा बता देंगे कि ऑडिट को कैसे लेके चलें? अच्छा जी, ऑडिट को कैसे लेके चलें भाई, आपने रोज़ के रोज़ हर एक टॉपिक का एक एक सवाल करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर रोज़ आपने एक एक टॉपिक का एक सवाल करना है। यानी इफ़ यू टेक रिस्क, तो रिस्क का सवाल उठाओ, एक सवाल सॉल्व करो। ये बेवकूफ़ी होती है कि आप अगेन एंड अगेन जनरल को घुमाएं, क्योंकि अब हम करीब आ चुके हैं पेपर के, तो मुझे आपको बतानी चाहिए स्ट्रेटेजी। आप सिंपल एक काम करेंगे, रोज़ एक रिस्क का सवाल करेंगे, फिर रोज़ एक रिस्पॉन्सेस का सवाल करेंगे, रोज़ एक दिन जो भी इंटरनल कंट्रोल का सवाल करेंगे। इससे होगा ये कि आपको चीज़ें खुद ब खुद रिकॉल होंगी। ये फजूल बात होती है कि आप जर्नल लेके बैठें या बुक लेके बैठें और फिर आप TOCs याद कर रहे हैं। याद करने वाला टाइम हो चुका है, आप उसको अप्लाई करो। फिर दिन में एक टाइम ऐसा रखो, यानी दिन में एक दिन या कोई टाइम मुकर्रर करो जिसमें तुम बोलो कि ये टॉपिक या ये 3 टॉपिक रिवाइज करके उठने। तो रिविजन ऑफ बुक इज सेपरेट, प्रैक्टिस इज सेपरेट। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बुक को रिवाइज करते रहे, मैं तुम्हें आज लिख के देता हूँ तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा, इवन तो मैंने जितने अच्छे कॉन्सेप्ट दे दी हूँ या जितना प्रैक्टिकली कवर किया हो तुम्हें। अगेन तुम्हें लिखना है, नहीं लिखोगे फेल हो जाओगे, आज ही तुम्हें बता दूँ। तो लिखोगे जितना ज़्यादा उतनी परफेक्शन आएगी। फिर मेरा एक सेशन शुरू होगा प्रैक्टिस का, जिसमें मैं तुम्हें ऑल टुगेदर डीमोटिवेट करूँगा। वाकई में वो इतने मुश्किल सवाल होंगे, जगह जगह से उठा के अपनी चीज़ें उसमें डालूंगा जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ, पेपर में लगती भी हैं। तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारा दिमाग वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए। यानी तुम सिचुएशन को देखो, तुम्हें पिक हो जाए ये सवाल यहाँ से आया, ये पूछ रहा है। जहाँ एक्सपर्ट की बात है वहाँ एक्सपर्ट की बातें लिखनी होंगी, जहाँ सैम्पलिंग है वहाँ पे सैम्पलिंग की बातें लिखनी होंगी। किसी सवाल में गोइंग कंसर्न का रिस्क आ रहा है तो वो लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी है। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन में लोग क्लियर है? चले हम ये भी कोशिश कर लेते हैं, ये भी भेज दूंगा आपको। इधर ही आ जाओ जानी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। तो भाई तुम लोग अभी थोड़ा लेट आए, मैं इनको ये बताता है स्ट्रेटजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आपने करना ये है, अनस भाई बच्चे कह रहे हैं ये सोले के क्विज चेक नहीं हो रहे हैं। हाँ नहीं हुआ ना, कर देगा ना, असल में इसका पेपर है ना यार, तो ये इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था। अभी अभी हम बता देंगे। सही चीज़ें क्या, फोकस होके मैंने इनसे ये बात की कि पूछा था ऑनवर्ड्स हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर पास करने के लिए। मैंने कहा देखो, बेवकूफ़ वो है जो अगेन एंड अगेन बुक को रिवाइज करेगा, अक्लमंद वो है जो उसको अप्लाई करेगा। तो आपने रोज़ के रोज़ रिस्क, रिस्पॉन्सेस या ऐसे दिन मान लेने के भाई इस दिन ये टॉपिक के सवालात सॉल्व करूंगा। ऐसे करते करते आपकी जो फ्लुएंसी ऐसी हो जाएगी कि आप जो भी सवाल देखेंगे आपको पिक हो जाएगा, यार इसमें ये लिखना है। रिस्क दिखने चाहिए, देख के समझ आया गोइंग कंसर्न हिट हो रहा है, देख के समझ आया फ्रॉड है, देख के समझ आया रिलेटेड पार्टी है, उसमें क्या रिस्पॉन्सेज हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको दिमाग चल रहा होगा तभी पिक होती हैं, क्योंकि आप वरना ऐसे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे जैसे पहली बार देने जा रहे हैं। इससे अच्छा आप यूजुअल हो जाए ना, यूज टू हो जाए कि पेपर में सवाल देखें। मैं कह रहा हूँ आपको 80% सवाल समझ आना चाहिए ताकि आप पास हो जाएं। 100% तो गेन ही है लगे, पर आपको कितना परसेंट आना चाहिए? 80। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, तुम लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स किया, तुम्हें देख के पिक होता था कि कहाँ से सिचुएशन आई है। सेम इज द केस विद एंटायर ऑडिट। ऑडिट को देख के समझ आया FAR2 में क्या होता है। आप बोलते हो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो पता है ना, नेट एसेट्स में ये पार्क करना है, वहां पे नंबर गेम है, यहाँ पे थ्योरी का गेम है, यहाँ पे तुम्हें पिक करनी है सिचुएशन कहाँ से आई है। तो वो कैसे आ सकती है कि मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करूं या अगेन एंड अगेन अप्लाई करूं? अप्लाई करने से, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। सही है जी। तो आगे मेरे प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, वो अलग हैं, पर तुम अपने पार्ट की तैयारी पूरी रखो ताकि वो हो सके तुमसे। क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल की रिवीजन करा दे, मैंने एक समरी भी दी थी आपको एक पेज की,
क्या बात कर रहा है यार, इंटरनल कंट्रोल की समरी भेजी थी मैंने एक पेज की, या सॉले वापस भेज देना, सॉले भंगी ओए, चलो तैयारी कर रहा है। बिस्मा कह रही है नहीं भेजी यार, कैसी बात कर रहे हो यार, अरे एक 1 पेज समरी भेजी थी। अच्छा मतलब अब ये इल्जाम लग रहा है, सही है भाई, हमें तो पता ही नहीं, चलो मैं वापस भेज दूंगा, मेरी गलती है। अनस प्लीज वापस भेज दियो यार, सही है, प्लीज वापस भेज दें, ग्रुप पे शेयर करते हैं वापस। चलें जी, ओके चलो भाई, अब हम नया आइजा शुरू कर लेते हैं, फ्रॉड। आप जब ऑडिट, सर क्लास कब स्टार्ट हुई है? बस अभी 1 घंटा हुआ है, हमने एक टॉपिक कवर किया है काशिफ, अभी अभी शुरू हुई है, अभी अभी शुरू हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा भाई चलें, आइजा 240, ये है फ्रॉड का चैप्टर। चलें हम जरा लिंकेज के साथ चलते हैं कि कैसे चीजें चल रही होती हैं। मैं आपसे अगर ये बात कहूं कि जब आप आइजा की दुनिया में एंटर होते हैं, आइजा की दुनिया का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, खोल के देखते हैं, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, रविश ये बता कि ऑडिटर का मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएस के हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से नहीं, हर्ड कर दिया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल ओपिनियन देना। अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करें, थोड़ा सा रिफाइन करें, तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऑब्टेन, हाँ भाई, रीजनेबल अश्योरेंस, हाँ अब सही बोला इसने, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, यहां पे लिखते हैं ना, एफएस आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये 2 बातों पे पहुंचाना था मैंने तुम्हें कि मेरा मकसद ये है कि मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करूं। मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है, सही जी, मैंने ये भी सिखाया हुआ आप लोगों को, मेरे बच्चों के रीजनेबल अश्योरेंस क्यों होती है, क्योंकि आप हर चीज चेक नहीं कर सकते, एस्टिमेट्स जगह जगह पे इन्वॉल्व हैं, टाइम आपके पास कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों की वजह से मैं कौन सी एश्योरेंस देता हूं? रीजनेबल एश्योरेंस। आई कैन नॉट से कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हूं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है आपने सब चेक कर लिया। तो आप तो किस बेसिस पे काम करते हैं? सैंपल बेसिस पे। नहीं, सैंपल बेसिस पे, जिसकी वजह से एश्योरेंस कौन सी मिलती है? रीजनेबल। पर ये एब्सोल्यूट से कम होती है, एब्सोल्यूट से कम होती है, सीधी सी बात है, सही है जी। अच्छा आगे सुनिएगा, फिर मैंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से आई हो या एरर की वजह से आई हो। ऐसे ये दोनों चीजें मुझे देखनी है, ना वो फ्रॉड की वजह से होनी चाहिए, ना वो एरर की वजह से होनी चाहिए। अच्छा आप क्या करते हैं, आप जब ऑडिट की दुनिया में एंटर होते हैं तो पहले अपना स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव समझने के बाद आप हर चीज में घुसने के बजाय आप रिस्क असेसमेंट करते हैं कि मसला कहां कहां हो सकता है, और उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल्स की। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होने लगता है कि यार जब मैं समझ गया हूं सारी चीजें, तो यहां पे मसला हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे ज्यादा मसला हो सकता है। पर अब तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी वो इस बेस पे ली थी कि चलो यार मैंने एंटिटी को समझा, एनवायरनमेंट को समझा, इंटरनल कंट्रोल को समझा, तो हो सकता है कि एरर की वजह से मसले सामने आ जाएं, कि यहां एरर हो सकता है कि लेट्स से अगर फॉरेन एक्सचेंज है, समझने की बात है, अगर फॉरेन एक्सचेंज की मैं बात करूं तो कोई एंटिटी फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, वेदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो आप कहते थे देयर इज अ रिस्क कि इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज हुआ हो। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज हुआ होगा वो एक एरर हो सकता है, तो तुम्हारा रिस्क जनरेट हुआ, वो तुम खुद देखो एरर की मद में जा रहे थे, तुम्हारी सोच क्या थी, एरर हो सकता है। दूसरा केस मैंने कहा, जब तुम ये देख रहे हो कि मार्केट में कंपटीशन आ गया है और तुम्हारा रेवेन्यू एक ड्रास्टिक फेज से ऊपर गया है, तो उस केस में तुम कहते हो, बात समझना, उस केस में तुम कहते हो कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये फ्रॉड के जुमरे में।
कि फ्रॉड हुआ होगा ना, ऐसे कैसे रेवेन्यू ऊपर जा सकता है। यहाँ पे तो एरर की चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे, क्योंकि मार्केट कुछ कह रही है, इंडस्ट्री कुछ कह रही है और आपके फाइनेंशियल्स कुछ और कह रहे हैं, तो ये आपस में कोलैबोरेट नहीं करते। तो जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ चीजें फ्रॉड की होती हैं। आज मैं लिंक कर रहा हूं उन चीजों से, जो जो वहां पे किया वो फ्रॉड की चीजें भी उसके अंदर शामिल थी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसके जरिए हो, फ्रॉड या एरर के जरिए। पर आज हम स्पेसिफिक अपनी डिस्कशन किस पे रखेंगे, फ्रॉड के ऊपर। यहां तक की बात क्लियर है, ये थे समा बनाने के लिए था। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाईजान आप लोगों को एंगेजमेंट लेटर का मैंने चैप्टर दिया था करने को, ऐसा ही है। चलो, जिसने शुरुआत की भी क्लास ली हुई है ना, उसको 2-3 बातें पता होंगी, और वो 2-3 बातों में एक बात ये थी कि आप एंगेजमेंट लेटर का एक प्रेमाइज होता है, ऑडिट का एक प्रेमाइज होता है। प्रेमाइज मतलब बुनियाद, ऐसा ही है। ऑडिट की बुनियाद ये होती है कि आप मैनेजमेंट एग्री करे कि वो मुझे हर एक वो इंफॉर्मेशन देगी जो मुझे चाहिए, हर एक बंदे पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगी जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे हर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे मांगनी है। ऐसा ही है, ये 3 बातें थी। फिर एक और चीज था इसमें, प्रेमाइस में ये भी था कि मैनेजमेंट जिम्मेदार है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत, और वो कंट्रोल्स लगाएगी, इंटरनल कंट्रोल लगाएगी, जो कि मेक श्योर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल ड्यू टू फ्रॉड और, देखो वहां पे भी क्या बात थी, ड्यू टू फ्रॉड और, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट के एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया कि भाई उसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल को लगाना, और ऐसे इंटरनल कंट्रोल को लगाना जो कि मेक श्योर करे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से होती या एरर की वजह से होती है। इस सारी कहानी को सुनने के बाद एक बात तो समझ आ रही है, जब एंगेजमेंट लेटर में मैंने डॉक्यूमेंट किया कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रोकने की, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो यहां पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अवॉइड या डिटेक्ट फ्रॉड, वो किसकी है भाई, वो मैनेजमेंट की है। यानी आपसे कोई पूछे ऑडिटर साहब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकना या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो सर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि रिस्क असेस करना। क्या असेस करना, रिस्क असेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं फ्रॉड की वजह से तो मिसस्टेटेड नहीं है। वो कैसे करते हैं वो मैंने भी सिखाया नहीं, हाँ बातों बातों में कुछ पहले बता दिया, जो भी लिंक भी करके बताया कि आपने इंडस्ट्री को देखा, अनयूजुअल वेरिएशन देखे तो आपको समझ आता है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है। बट अगेन हमने कभी भी स्पेसिफिकली टारगेटेडली कभी भी फ्रॉड की बात नहीं की। पर एक बात समझ आती है, आपसे मैं पूछूं आज के बाद कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड या अवॉइड फ्रॉड किसकी है, मैनेजमेंट की। हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्क असेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से है तो वो रिस्क पता करना कि यहां इस वजह से फ्रॉड हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है। तो बेसिकली आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी ऑडिटर की। कोई आपसे पूछे क्या फ्रॉड पर रिपोर्ट करते हैं, नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप जो रिपोर्ट देते हैं शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं, ना कि फ्रॉड पे देते हैं। ये बेसिक बात है ना, समझने की बात है। कोई आपको बोले आपको फ्रॉड के लिए अपॉइंट किया गया, वो भाई फ्रॉड के लिए फॉरेंसिक ऑडिट तो नहीं कर रहा मैं, वो तो स्पेशल ऑडिट है। वो क्या है, ऐसा होता है हमारे पास हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, वो बोलता है कि भाई एक जगह फ्रॉड हुआ है, बताओ क्या क्या कितना कितना नुकसान हुआ है, तो वो तो स्पेशल ऑडिट है ना, वो रेगुलेटरी ऑडिट। वहां पे मैं एफएस पे ओपिनियन नहीं देता, वहां पे किस पे देता हूँ, फ्रॉड पे देता हूँ कि भाई फ्रॉड का इम्पैक्ट कितना है। यहां तक बात क्लियर है। सर दोष चार्ज विद गवर्नेंस की भी तो होती है ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। दोष चार्ज विद गवर्नेंस के लिए होती है, वो ये देखती है कि मैनेजमेंट कोई आनाकानी ना करे। तो कंट्रोल्स कौन लगाता है, मैनेजमेंट, उसको ओवरसी कौन करता है। तो अगर आपको याद भी तो होगा ना, इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई हमने कंट्रोल डेफिशिएंसी पिक की थी तो क्या मैंने मैनेजमेंट को बताई थी या दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। अच्छा उसी को बताऊंगा तो क्या फर्क है, उसी को बताएंगे तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएगा, ये बेसिक बात है। अच्छा अब एक दो सवालात यहाँ पे बड़े बेहतरीन सवालात आ रहे हैं,
अगर फ्रॉड हो लेकिन इमटेरियल हो तो हम इग्नोर करेंगे। क्या मैंने ये बातें की हैं? या भी हमने सिर्फ ये बात की है कि फ्रॉड की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ ये बात की है मैंने भी, बेसिक सी मासूम सी। अच्छा भाई, फ्रॉड का इम्पैक्ट भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है ना भाई। देखिए यहाँ पे हसान भाई कह रहे हैं कि फ्रॉड का इम्पैक्ट भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है, इसी वजह से तो मैं रिस्क असेस कर रहा हूँ। भाई क्या ये सही कह रहा है? ये कह रहा है सर फ्रॉड का इम्पैक्ट भी कहाँ होता है, पर क्या मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये मेक श्योर करूं कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए? ये जिम्मेदारी किसकी है? अब ARTD की एग्जांपल ले लो भाई। अगर यहाँ पे हम कैश बिजनेस कर रहे हैं भाई, कैश में आके फीस जमा होती है ना, तो ये जिम्मेदारी क्या ARTD का जो ऑडिटर आता है, यहाँ का भी ऑडिट होता है, तो वो जो ऑडिटर आता है क्या उसकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकना, या हमारी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि हमें अपने एसेट्स खुद प्रोटेक्ट करने हैं। हमें अपने एसेट्स और मैनेजमेंट जो लगाई गई है या रखी गई है वो किसके बिहाफ पे रखी गई है? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जितनी भी मैनेजमेंट बैठी हुई है हमारी, अब जैसी भी हो वो है, बट कहने का मकसद ये है कि उसका एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्रॉड होने से रोके। अब गवर्नेंस के लिए यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं, हम लोग ही हैं, तो वो गवर्नेंस हम देख रहे होते हैं, वो हमारे अपने तरीके हैं कि भाई हम पोर्टल आईडीज को उठाते हैं, मैच कर लेते हैं। ये हमारा असेसमेंट का तरीका है कि कहीं आपस में चीज़ें मैच हो रही हैं, कि ये ऑडिटर कर रहा है या हम एज ए ओनर्स कर रहे हैं, हम एज ए ओनर कर रहे हैं, हम एज ए शेयर होल्डर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉड को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। अगर ये फ्रॉड हो गया तो उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसको असेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की। हम सिर्फ रिस्क असेस करते हैं। तो वही तो कह रहा है कि मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है ना, या तो गलती हो गई, यानी तुम 1209 दबा देते तो 1209 की जगह 8 दब गया, उंगली गलत लग गई। अब उंगली गलत लगने से भी एरर हो जाता है। कहने का मकसद है ना भाई, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। वही ना, तो इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? अब मैंने आपको एक कंट्रोल बताया था, मैं याद करा देता हूं, लिमिट चेक। लिमिट चेक ना, हम कहते हैं कि भाई इस बंदे की सैलरी इससे ऊपर, तो वो कंट्रोल है, वो क्या होने से रोकेगा? एरर और फ्रॉड भी। तो दोनों चीजें आती हैं। बात क्लियर है? सिर्फ एक कहानी सिखानी थी, एक कहानी सिखानी थी। वो कहानी ये है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट और डिटेक्ट फ्रॉड किसकी है? मैनेजमेंट की। बस ये बात याद रखनी है। कल को ये नहीं सोचो कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सिर्फ रिस्क असेस करने की जिम्मेदारी है कि फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कहां मसला हो सकता है। वो कैसे करेंगे अभी वो कहानी सिखाता हूं। सही है जी? अच्छा भाई, सर फ्रॉड भी एरर की तरह मैनेजमेंट को बोलेंगे कि सही करो वरना रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे? नहीं, देखो फ्रॉड को सही क्या करेंगे? फ्रॉड तो फ्रॉड है, वो तो हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दिखना चाहिए, बस इतनी सी बात है भाई। अगर मैं कह रहा हूं फ्रॉड हो गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना। हो गई तो कहानी खत्म। मैं ये तो नहीं कह रहा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर। एग्जांपल देता हूं, हमने कैश काउंट किया, लेट से मैंने पोर्टल के बच्चे निकाले, ये बच्चे आए हुए हैं ऑडिट में, ये बच्चे आए हुए हैं CFAP 6 में, सही है जी, ये बच्चे आए हुए हैं मेरे FAR 2 में। अब मेरा अपना पर्सनल लिस्ट है कि मैं गवर्नेंस में हूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी पोर्टल आईडीज निकाली जो स्पेसिफिक बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। मैंने पोर्टल आईडीज का सम किया, मैंने बोला चलो यार डिस्काउंट विस्काउंट कटा के एवरेज फीस 10,000 रुपये रख लेता हूँ, या एवरेज फीस 8,000 रख लेता हूँ, क्योंकि जिसने पूरी दी है वो भी कट पिटा के यहाँ आ जाएगा, और जिसने आधी दी उसने भी आधी कर दी हुई तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सही है जी? हमने बोला एवरेज ले लेते हैं। जब एवरेज मल्टीप्लाई किया तो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बन गई। ये मेरा ऑडिटर वाला दिमाग, मैंने क्या बना ली? एक्सपेक्टेशन। क्या बना ली? एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा भाई ये बच्चे हैं, इनसे इतनी फीस आनी चाहिए। अब चाहे वो रिफ्रेशर का, ये और मैं एक एक करके अगर देखने लगूं, रिव्यू करने लगूं, तो मुझे उसको डिस्काउंट दिया था, नहीं दिया था, इसके पैसे आउटस्टैंडिंग है, पोर्टल बंद करो, जो भी है। जब मैंने टोटल किया और जो लेजर में बैलेंस था, लेजर में दिख रहा है ज्यादा, जब कैश काउंट हुआ तो बैलेंस कम है। आप बात को समझिएगा, लेजर में बैलेंस क्या आ रहा है? यानी कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ये होता रहा। जब काउंट हुआ तो कैश क्या है? मतलब वो मिस एप्रोप्रिएट हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गई। क्या हो गई? अच्छा, अब ये जो मिस एप्रोप्रिएशन हुई है बुक्स वर्सेस एक्चुअल की, क्या इसका राइट ऑफ बुक होना चाहिए? क्या इसका लॉस बुक होना चाहिए? अगर लॉस बुक हो गया तो मेरा मामला खत्म। अब मैं कह सकता हूं ना, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग फ्री फ्रॉम दी भंगी, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड। अच्छा, वो मुझे बोले नहीं यार कैश है, कैश दिखना चाहिए, बोल रहा हूं है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये रिस्क पता लगाना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं घपला तो नहीं है।
अब फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है, फजूल का रेवेन्यू बुक हुआ हुआ है, जबकि उसका पैसा आए नहीं, ना वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है। तो एक अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए हमें बोला गया कि यहाँ मॉनिटरिंग रेवेन्यू आता जा रहा है, ओ भाई रिसीवेबल भी आ रहा है, वो बंदा ही नहीं है, कौन सा सीआरएम उसके कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? फ्रॉड रिस्क। क्या है ये? फ्रॉड रिस्क। फ्रॉडुलेंटली आपने सेल्स बुक की हुई जबकि एक्चुअल सेल्स है ही नहीं, ना वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें कैसे डिटेक्ट करनी है, पकड़नी है, वो हम सीखेंगे आइजा 240 में। जी नहीं, रेवेन्यू तो हो चुका था ना, वो तो सीआरएन भी है। देखो दो चीजें हैं ना, नहीं कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो रेवेन्यू रिवर्स होगा, लॉजिकल बात है। पर मैं कह रहा हूं पैसा आ चुका था और पैसा गायब हो गया, तो सेल तो सही हुई है ना। अब उसका लॉस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखना चाहिए, तो वो लॉस जब दिखा देंगे तो क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू पे आ जाएंगे? यस, बस ये मकसद है। बात समझ आ रही है? चलें जी। सर हाउ टू कमिट फ्रॉड विदाउट बीइंग कॉट बाय द ऑडिटर। एक तो तुम्हारी मतलब चोरी वाला दिमाग है भंगी। अच्छा भाई इधर प्लीज सुनना, इधर जानी, दो तीन चीजें, एक मिनट, ये चोर अभी क्या बोलूं उसको मैं। अच्छा प्लीज, हाँ, फ्रॉड डाउट क्रिएट करता है इंटरनल कंट्रोल की रिलायंस पे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फ्रॉड हुआ है तो एंट्री बना लो। बिल्कुल सर, अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही है तो क्या करेंगे? भाईजान इधर सुनना, फ्रॉड तुम्हारी फुप्पी तो नहीं करेंगी ना, कि मैनेजमेंट ही करेगी? ये कैसी बातें कर रहा है यार। बोल रहे मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर ले तो क्या करें? मैं कहा चसी काम ही यही करना है हमें, ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करनी है कि मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी ना। नहीं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तो ऊपर की चीज है ना। चलो तो मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ। तुम लोगों की मेमोरी बहुत छोटी सी है। तुम जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे होते हो ना, तो तुम क्या बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? करते हो ना, प्रोफेशनल क्लियरेंस भी लेते हो पिछले वाले से, तो यार वो सारी चीजें तुम कट पिटा के आगे आते हो। अब तुम्हें कहा जाए कि भाई जरदारी की कंपनी है, 100% शेयर जरदारी के हैं, तो तुम बोलोगे बेहतरीन काम हुआ होगा, वहां पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ऐसा है? तुम्हारे रिस्क का पैरामीटर हाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो तो तुम वैसे ही कटा दोगे उसको, सीधी सी बात है। सही है जी, क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं, बिल्कुल ऐसा है। चलिए जी, खैर, पर व्हाटसोएवर प्लीज सुनिएगा मेरी बात। अब जरा सा ना उसको ब्रॉडर व्यू से देखते हैं। ये तो पूरी कहानी बताई ताकि फ्रॉड की दुनिया में एंटर हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑडिटेड एफएस पे जाते हैं ना, तो आप कहते हैं भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस लाइन आइटम पे मसला हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड। एरर वाला तो करके आया ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब आपने ऑडिट शुरू करने से पहले, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट प्लस हो जाएगी नॉर्मल रिस्क, गोइंग कंसर्न रिस्क, रिलेटेड पार्टी रिस्क और फ्रॉड रिस्क। ये सारे सम होकर आपका पूरा रिस्क बन जाएगा। ये रिस्क की सारी क्या है? कैटेगरीज हैं। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको यूं सिखाया ना, देखो मैं आपको समराइज भी एक चीज में बंद भी तो करके देता हूं ना। हमने फैला तो दिया, अब इसको बंद भी करते हैं। मैं आपको बोलूं कि भाई एक कंपनी ने डेट लिया हुआ है और उसके डेट कोवेनेंट्स एडवर्स हैं, तो रिस्क अराइज हुआ कौन सा? गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज हुआ। डेट कोवेनेंट्स के एडवर्स होना रिस्क है कि नहीं, देखो वापस समझो, डेट कोवेनेंट्स के एडवर्स होना गोइंग कंसर्न का रिस्क है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। उसके ऊपर फिर आप क्या करते हैं? काम करते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वो हमने सीखे। तो मैं कह रहा हूं पहले मसला तो देख लो ना, पहले रिस्क तो निकालो, उसके बाद काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि उन सारे रिस्क में एक रिस्क बाकी रह गया था, जिसका नाम क्या है? फ्रॉड रिस्क। अगर ये मुझे प्रीएम्प्ट शुरू में ही पता लग जाए कि फ्रॉड की वजह से यहां मसला हो सकता है, तो क्या मैं उस पर भी काम करूंगा? यस। तो मेरा जो डिटेक्शन रिस्क वाला मामला है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या होता है डिटेक्शन रिस्क? एक मिनट सर डिटेक्शन रिस्क की सैंपल साइज ज़्यादा नहीं, मैंने मतलब पूछा है। सही बता दे तू, कश्तियों में तो तू बहुत घुमा, तेरी स्नैप देखी थी मैंने। जल्दी, मैं कहीं नहीं गया। तो वो कौन से बाबा के साथ बैठा था कश्ती में? इधर। हाँ जी, जल्दी बता। आसान डिटेक्शन रिस्क यानी कोई भी ऐसी चीज जो मुझसे डिटेक्ट होने से रह जाए, या सिंपल जबान में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए। अंग्रेजी तो बाद में, आप किताबी बातें बाद में। सही ना? आप किताबी बातें करते थे ना कि डिटेक्शन रिस्क में दो चीजें आती हैं, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। वो तो मुझे भी पता है, मैं तो लॉजिकल पूछ रहा हूँ कि डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है कि कोई चीज मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से
अब इसको और खोलते हैं आज। मैं अगर डेफिनेशन को और ब्रेक करना चाहूँ तो मैं यूं कह सकता हूं, कोई मिस स्टेटमेंट चाहे फ्रॉड की वजह से हुई हो या एरर की वजह से हुई है, वो डिटेक्ट होने से रह जाए। तो आपको ये शुरू में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों पे फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है, कौन कौन सी जगह पे फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से। यस, ऑडिट रिस्क की एम्बिड में ही है, सारे रिस्क में बताया ना, ये भी एक शामिल है। अब पहले मैंने उसको अलग इसलिए रखा था क्योंकि जब तक पूरी कहानी नहीं समझ आती तो यहां से नहीं कनेक्ट हो पाता। सही है जी, चलें जी, ओके, अब आगे लेके जा सकते हैं इसको। हमने कहा भाई आप ये बता दें सर पहले फ्रॉड कितने तरीके के होते हैं। हमने कहा भाई वो होते हैं दो ब्रॉडर कैटेगरीज के होते हैं। सही है, हमने कहा एक हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, दूसरा फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई अब इन दोनों का जरा बता दें। हसनैन खान कह रहे हैं रिकैप कर दे 1 मिनट में। क्या रिकैप करूं भाईजान, 1 मिनट में तो नहीं कर सकता मैं इतना सारा। क्या रिकैप करूं, मतलब 5 बार तो रिपीट किया है पूरी कहानी। समील कह रहे हैं कोई मैनेजर एम्प्लॉय वगैरह भी कर सकते हैं, आपने बोला सिर्फ मैनेजमेंट करती है। अबे तो छोटी चरस एम्प्लॉयज कहाँ आते हैं, मैनेजमेंट में ही आते हैं ना बावले। एक तो सुबह वाली क्लास में आता नहीं है और शाम वाली क्लास में आता तो कुप्पी लगा के आता है प्रॉपर। फिजिकल आया करो तुम, अजीब पता नहीं कौन सी सस्ती पीता है। अभी मतलब एम्प्लॉयज में कौन आता है, मतलब मैनेजमेंट ही है ना। और मैनेजमेंट में कौन होता है भाई, मैं दिला दूं महंगी वाली। सही है, पी नहीं पाओगे बेटा। जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा तो सब मैनेजमेंट में आते हैं ना। अच्छा वो कह रहा है मुझे लगा मैनेजमेंट में सीईओ सीएफओ आते हैं। चलो सही है भाई, ये भी सही है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। चलो जी, अच्छा भाई मतलब इसका अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फड्डा होगा ना तो ये पता सामने वाले को क्या बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर को मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ, तो इसको सामने वाला क्या कहेगा, तो अभी क्या तुमने बाप से बात कर रहे थे, सीधी सी बात है, बोला मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ। बोलेगा मैनेजमेंट कौन, सीईओ सीएफओ। चलें जी, सही है भाई समील। अगर सीएफओ से बात करेगा तो देखो मैनेजमेंट को बता के आता हूं, ये कैसी बात हो गई भाई। चलें जी, अच्छा अगर बीओडी फ्रॉड करे तो क्या करना है। मैंने पहले तो यही नहीं सिखाया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो क्या करना है तो दूर की बात है। सही है ना, तो आप मतलब वक्त और 2 चीज़ों से आगे नहीं भागें प्लीज समील। सही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलें जी इधर, अच्छा भाई चलें, खैर फोकस के साथ देखो यार, एक टाइम चाहिए ना, आप पहले चीज़ को ग्रैब तो करें, आप समझे तो सही कि भाई पहले तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि वाई फ्रॉड, हम क्यों इस चैप्टर को कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि भाई आपकी मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी होती है। कहानी मैंने यहाँ पे लाके रोकी हुई, फिर आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दी, ये बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पहुंचे ही नहीं है अभी हम। सही है जी, सुकून से बैठे रहो अभी। चलिए भाई, हमने कहा 2 तरीके के फ्रॉड होंगे, एक होगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और दूसरा फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा मैं अगर वैसे ही यहाँ पे एक बात समझाना चाहूँ आपको, ये जो है ना ये सबसे खतरनाक है। ये मसला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कहां कहां क्या क्या मसला हो आपको पता ही नहीं लगे। नहीं देखो, ये क्यों फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसला है, आप कहीं भी कोई भी एंट्री मार दो, आप तो सैंपल बेस पे ऑडिट करते हो ना, तो ज्यादा खतरनाक क्या है, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि एक इसको यूं भी समझाता हूं बात, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस के ऊपर जनरल अवाम डिसाइड करती है, तो जो इंटरेस्ट हिट होगा वो बहुत सारे लोगों का होगा।
मिस एप्रोप, अब थोड़ा सा उसको और ब्रॉडर माइंड से समझते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या पता है? एसेट का चोरी होना। एग्जाम्पल बना लेते हैं, पहली कैश का चोरी होना। भाई आपको तो मैंने ये भी सिखाया ना कि एक एंटिटी अपने पास पेडी कैश कितना ही रख लेगी अपनी नीड के हिसाब से, याद है कंट्रोल। कोई भी ओनर हो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो जो है अननेसेसरीली कैश रखे। अच्छा, अननेसेसरीली कैश रखता भी है तो वो डिपॉजिट हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि रखने से और डिपॉजिट के बीच में एक चोरी हो जाए, पर वो वन टाइम होके खत्म हो जाएगी, वन टाइम होके। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब पता है क्या है? कि अगर आपने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अननेसेसरीली ऊपर ले गए तो मार्केट में हवा जाएगा कि भाई बड़ी बेहतरीन कंपनी है, तो एक कचरा कंपनी भी सोने के दामों में बिक जाएगी। बात समझ आ रही है? तो वो सारा पैसा एक शेयर होल्डर लेके गायब, जिसको ये कंपनी चिपकाई वो बर्बाद। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब आगे चलेंगे तो मैं आपको ऐसे केसेस भी बताऊंगा जिससे हम रूबरू हो चुके हैं, सही जी, हमने देखा हुआ है। तो आप मुझे खुद बताएं ना कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई सीधी सी बात है, एक कंपनी के, लेट्स से एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स थे 3, जिसके पास कुल मिला के 70% की शेयर होल्डिंग थी। एक XYZ कंपनी आती है, बोलती है हमें इस कंपनी का कंट्रोल चाहिए क्योंकि बड़ी बेहतरीन कंपनी है, जिसमें प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड हुए हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट्स, क्योंकि सेल्स फेक बुक हुई हुई है, सेल्स फेक बुक हुई हुई है, तो रिसीवेबल भी फेक है क्योंकि वो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक ऑल टुगेदर भवर बनता गया, एक बबल बनता गया कि यार एक मार्केट में परसेप्शन जा रहा है, EPS ऊपर जा रही है, लोग। अच्छा, फिर एक और तरीका सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि करना है। आप मार्केट में जब भी किसी शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहे ना, तो वो शेयर होल्डर्स पता है क्या करते थे? अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करते थे, खरीदा बेचा। लोगों को लगा डिमांड बढ़ गई, भाई EPS भी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहे हैं, डिमांड भी ऊपर, शेयर प्राइस ऊपर चली गई। अच्छा, अब इन्होंने जो कंपनी खरीदी थी वो सस्ती खरीदी थी, क्योंकि वो तो मार्केट से खरीदेंगे ना, शेयर कैपिटल तो अपनी जगह है, शेयर कैपिटल तो वो तो मार्केट में प्राइस आसमानों को चली जाए, कंपनी की थोड़ी ना इफेक्ट पड़ा, वो तो प्रॉफिट कमा रही है, पर वो भी फेक प्रॉफिट। हुआ क्या, ये 3 शेयर होल्डर ने किसी एक कंपनी को शेयर चिपका है, उसने बोला भाई मैं उसको मर्ज कर दूंगी, अपने में कंसोलिडेशन करूंगी, बेहतरीन सीन चलेगा। जब बात आई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने की, तो वो हो गया पोस्ट एक्विजिशन लॉस। अच्छा, पता लगा क्यों? क्योंकि आज तक के जो रिसीवेबल खड़े हुए थे वो अनरिकवरेबल थे, वो रिकवरेबल नहीं थे। तो एक अच्छी खासी जब बिलियन रुपीस की हिट आई, तो मेरी इक्विटी पॉजिटिव से क्या हो गई? नेगेटिव। नुकसान किसका हुआ? कौन से शेयर होल्डर का? जो सब्सिक्वेंट आया। अच्छा, पर क्या ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की वजह से हुआ या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से? तो इस पूरी कहानी को सुनाने का एक मकसद था कि जो डेंजर छुपा हुआ है ना वो वहां है, उधर है। तो आपको ये बताने का इसलिए मकसद है क्योंकि आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो कितना ही हो जाएगा यार। चलो, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि लेट से अगर वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो क्या इन्वेंट्री चोरी हो सकती है? चलें जी, इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर इन्वेंट्री चोरी होने के भी कंट्रोल्स होते हैं, पता है? आप इंश्योरेंस करवा लें, कैश की भी इंश्योरेंस होती है। ये जो बैंक्स होते हैं ना, मैं तो बैंक्स का ऑडिट करता हूं, तो मुझे पता है बैंक्स के अंदर हर एक ब्रांच की एक लिमिट होती है, हर एक ब्रांच की एक लिमिट होती है। यानी इस बैंक के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द नीड, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में अभी मैं ऑडिट करके आया, तो F7 का इलाका है, वो बड़ा एलीट और पोश इलाका है। F7, F8 में वो पार्लियामेंट का पीछे लग जाता है, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि कैश बैलेंस कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए? क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो वहां पे उस स्पेसिफिक ब्रांच के लिए उस बैंक ने जो इंश्योरेंस कवर लिया हुआ होगा वो ज्यादा लिया हुआ होगा। बात समझ आती है? अच्छा, जैसे ही वो नीड से एक्सेस जाता है ना, तो बैंक का अपना एक कैश डिपॉजिट सेंटर होता है, कैश डिपॉजिट। तो वो कैश एक कार में भर के लेके जाया जाता है उस सेंटर में, ताकि वहां पे वो प्रिजर्व किया जाए। आपने वेकनहट की कार्स देखी होंगी, चल रही होती हैं, और पीछे लिखा होता है हाउ एम आई ड्राइविंग। वो तुमसे पूछ नहीं रहा होता हाउ एम आई ड्राइविंग, वो ये होता है कि आप अगर कंप्लेन करनी हो तो बता दो, ये कहीं लेके भगा के निकल तो नहीं रहा। ये छोटे छोटे कंट्रोल्स होते हैं।
कहने का मतलब ये वो कैश ब्रांच में नहीं जा रहा होता, वो कैश किसी एक जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे कैश क्या होता है, रिजर्व होता है, वहां पे सिक्योरिटी के कंट्रोल्स बड़े ज्यादा होते हैं। पर कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो ये चोरी भी रोकी जा सकती है, पर ये चोरी कैसे रोकी जा सकती है, जब इस पे क्या लगा दो, कंट्रोल्स लगा दो, इस पे क्या लगा दो। अब एक बात है, जब वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, कंट्रोल्स तो वहां पे भी होंगे कि एक बंदा जीडीएन के बगैर सेल्स बुक ना कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि कंट्रोल्स के फेलियर की वजह से चोरी हो सकती है, और कंट्रोल को अगर मैं जानबूझ के ओवरराइड करूं तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, जो हमने कहां पढ़ा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कहां पढ़ा था। क्योंकि मैनेजमेंट जितने भी अच्छे कंट्रोल लगा ले वो क्या हो सकते हैं, ओवरराइड हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। और यहां पे मैक्सिमम कंट्रोल फेल हो जाएगा, कोल्यूजन हो जाएगा, ये कर करा के ये लोग क्या करेंगे, मिस एप्रोप्रिएट कर लेंगे। इसका एक और चीज भी है, अब एंटिटी के अंदर लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ईवाई में लैपटॉप मौजूद हैं, किसी भी XYZ में लैपटॉप मौजूद हैं। अब होता क्या है, एक बंदे ने लैपटॉप डाला और ले गया, कोई आउटसाइडर आया लैपटॉप डाल के ले गया बाहर, तो ये भी तो मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है ना। तो कहने का मतलब है इससे इतना नुकसान नहीं है, वन टाइम में खत्म, वो क्या है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपैक्ट होंगे। पहले बता दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, अब एक और बात, मैं आज के बाद तुमसे पूछूं क्या यहाँ कंट्रोल्स होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन के लिए? यस। क्या वहां कंट्रोल्स होते हैं? दोनों जगह कंट्रोल्स होते हैं। पर कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ओवरराइड कर दूं कंट्रोल्स, तो क्या तुम कभी भी पकड़ पाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कहां घपला हुआ है? नहीं, क्योंकि इसमें एक अंग्रेजी लिखी हुई होगी कि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजिशन टू कमिट फ्रॉड एंड ओवरराइड कंट्रोल्स। वो इस पोजीशन में होती है कि वो आराम से ओवरराइड कर सकती है, आपको पता भी, और पता भी कैसे नहीं लगेगा, सभी मिल गए। भाई आप किसी के जीडीएन लेने जा रहे हो, बना हुआ है देख ले, भाई सब मिल गए, तो क्या कुछ कर पाओगे? तभी तो हम कहते हैं देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि अगर सब मिल गए तो आप कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। भाई जीडीएन, सीधी सी बात है, जीडीएन है, जीडीएन बना हुआ है, आप क्या कहते हो जीडीएन के बेस पे क्या बननी चाहिए? अच्छा, अगर कंट्रोल ऑपरेट हुए हुए हो रहे हैं और ओवरराइड नहीं हुए हुए, तो जीडीएन के बगैर सेल्स बुक, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार सेल्स के अगेंस्ट में जीडीएन तो देखता हूं ना मैं, जीडीएन नहीं है तो मतलब वो सेल्स बुक हुई है फ्रॉडुलेंटली, उसमें ये पता लग जाएगा, उसमें ये पता लग जाएगा, गुड डिस्पैच नोट, फेक, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो तो ओवरराइड हो गया ना। पर मैं कह रहा हूं अगर ओवरराइड ना हो तो वो चोरी पकड़ी जाती है, तभी तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। तो कहने का मतलब ये कि आपको बताने का मतलब ये कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब करनी होती है ना, तो कंट्रोल्स क्या हो जाते हैं, ओवरराइड। तो ऐसा लिखा हुआ देखा तो तुम्हें समझ आनी चाहिए बात कि वो क्यों लिंकेज है इसकी, यहाँ से दोनों में फर्क क्लियर है, पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े लेवल पे होता है, ये चिंदी चोर करते हैं। हाँ, और अगर तुम इतने कॉम्पिटेंट हो जाओ, ऐसा दिमाग चल रहा हो तुम्हारा कि तुम्हें कोई गेम करना है ना, तो वो वाली करना, फिर अल्लाह ना करे बट वो वाली सही है। ये तो लानत है तुम्हारी शक्ल पे अगर तुमने कैश चोरी किया। गेम है तो फिर बिलियंस का करो ना। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये करना ही है तो फिर उधर जाना, मतलब देखो भाई गुनाह तो मिलना ही है ना। हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ गुनाह तो मिलना ही है ना। हाँ, ऑडिटर के लिए मुश्किलात नहीं, अपने लिए आसानियाँ, सही है। चलो, नमाज ब्रेक यार, अभी तो टाइम है ना, मगरिब कब तक है? नहीं, मगरिब का टाइम कब तक है? 8:40 तक है ना, कर लेंगे अभी, बस 15 मिनट, बस 15 मिनट, वरना भूल जाऊंगा जो याद करके आया हूँ। सही है, इधर लगता है यार सच में फ्रॉड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी भाई, देखो मसला ये है कि ये मैंने सिखाया नहीं है, ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि खतरनाक चीज़ क्या होती है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जेल जाना है, भाई कैश चोरी करोगे तब भी पिटना है, सही है, वो भी करोगे तब भी, अगर पकड़े गए तो दोनों में लग तो गई ना। पर कहने का मतलब है कि रिस्क पे लेना है तो फिर उधर वाले लेने, भाई बच गए तो फिर जिंदगी बन गई। सही है जी, पूरी प्लानिंग तो इसमें भी होती है, बट ये बता रहा हूँ छोटे लोग करते हैं, जैसे जो कभी कभी क्लास में आते हैं और फजूल सवालात करते हैं, ये वाले, ये रेगुलर वाले वो करेंगे। सही है, रेगुलर वाले उधर हैं। सही जी, चलें जी,
सर ये एक अच्छा ट्यून है ज़्यादा पढ़ने का कि मैं याद, हाँ हाँ ना, पर वो चलो मैं तुम्हें बगैर नाम लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने एक चीज़ पकड़ी है ना, तो खैर जब मैं वहाँ पे देर भी इसलिए हो गई क्योंकि जब चीज़ पकड़ी तो फिर उसको प्रूव करने में भी मुझे ही टाइम लगा ना। जैसी बात है, फिर एक बर्डन आ गया था मुझ पर कि भाई अब तुमने बोला क्या सही है, तुमने बोला तो सब साबित किया उसको। खैर अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कैसे देखे जाते हैं। बात समझिएगा, हुआ कि आपको पता है ना प्रोविजंस के अंदर सबसे ज़्यादा आसानी से गेम हो सकती है, सही है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ये सिर्फ सुनने की हद तक है, सही है जी। इधर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल ECL। वो क्या करता है, एक पैटर्न निकाल रहा होता है कि भाई इस पैटर्न पे डिफॉल्ट होता रहा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये जो रिटेलर्स हैं ये यूजुअली 20% डिफॉल्ट करते हैं, ये जो होलसेलर्स हैं ये 30% डिफॉल्ट करते हैं, तो ये हो गया डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गई? हम कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं करते कि हमने एक स्ट्रेट 5% लगा दिया। हम हर एक कस्टमर के पैटर्न को देखते हैं, हम हर एक कस्टमर के पैटर्न को देखते हैं, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी जाते हैं कि एक कस्टमर इससे इस दिनों में कितने पे आता है। वो एक पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकलती है जिसको हम कहते हैं PD, पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, कि एक प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा। हम क्या करते हैं, उस रिसीवेबल को उठाते हैं और बोलते हैं अगर जो रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल सुकून से बता रहा हूं, जिसको 60 दिन यानी 60 डेज और अबव हो चुके हैं, 60 डेज और, तो हमने पिछले 2 सालों का डेटा निकाला हुआ होता है कि जिसको 60 दिन से ऊपर हो जाते हैं ना, यूजुअली जिसमें हजारों कस्टमर होंगे, उसके पे होने के चांसेस 40% है। पास्ट ट्रेंड कहता है कि 60 दिनों से ऊपर अगर बंदा गया तो पैसे 40% की हद तक गए, 40% प्रोबेबिलिटी के पैसे आएंगे। ये आप एक पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, सारे रिसीवेबल्स को रखते हैं। पहले से पहले यहां तक रुक के ये बात समझ आई कि हम कैसे पैटर्न को बनाते हैं कि हम बोलते हैं अच्छा ये IFRS 9 है तुम्हारा CA फाइनल का, जो तुम्हें बताता है ऐसे पैटर्नाइज करना होता है मैनेजमेंट को। अब कहानी सुनना, ये मैं किसी बैंक की बात कर रहा हूँ, और बैंक में जो बैलेंसेज होते हैं ना वो बिलियन रुपीस के होते हैं, मिलियन नहीं बिलियन। और मैं तुम्हें अमाउंट बता रहा हूँ 58 बिलियन, 58 बिलियन। अब सुन लेना इसके बाद, सुनो हुआ क्या, गिनते रहो उंगलियों पे। इधर सुनो, अब कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि जब हमने ये मॉडल, देखो मेरे को तो रिस्क था ना कि भाई जहाँ पे एस्टिमेट्स है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो जहाँ पे एस्टिमेट था, तो पहली चीज़ सिखा रहा हूँ, जहाँ पे एस्टिमेट होता है वहाँ पे फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होता है। जहाँ पे एस्टिमेट होता है वहाँ पे फ्रॉड रिस्क, इसको हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड। सही जी, बात समझिएगा। हम अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ये तो पैटर्न बनता जा रहा है, हर एक बॉरोवर का अपना अपना पैटर्न है। तो मैंने कहा भाई 30 दिन से ऊपर गया तो इतनी प्रोबेबिलिटी, 60 दिन से ऊपर गया इतनी प्रोबेबिलिटी, 90 से ऊपर गया इतनी, 120 से ऊपर, 180 से ऊपर, 1 साल से ऊपर इतनी प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने निकाल ली डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। क्या निकाल ली? डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। क्या आपने अपने सारे एडवांसेस जो जो कस्टमर को दिए हुए हैं उसमें किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 70 ये लगा दिया होगा? एक आपके पास एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट अमाउंट आ गई। क्या आ गई? एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट अमाउंट। एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट अमाउंट का मतलब है कि ये पैसे तो गए, इस हद तक गए। क्या तुम ऐसे ही कह रहे हो या पैटर्न पे कह रहे हो? अच्छा, फिर एक सवाल आता है कि भाईजान इसमें से कभी कभी रिकवरी भी तो होती है, इसमें से कभी कभी, उसको हम कहते हैं रिकवरी रेट। क्या कहते हैं? वो भी हिस्टोरिकली निकालते हैं, वो भी हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकली निकालते हैं। ये पूरा मॉडल बनता है, जब इंशाल्लाह कभी आओगे EY या किसी अच्छी फॉर्म में जाओगे तो वहां सीखोगे ये। सुनना, उसके बाद हम निकालते हैं रिकवरी रेट, यानी चलो वो यहां तक पहुंच गया, उसकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ये है, पर कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि पैसे क्या हो जाते हैं, वापसी आ जाते हैं। तो हम कहते हैं अगर रिकवरी रेट प्लीज तुम लोग बताओगे, रिकवरी रेट 20% है तो लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना हो गया? 80%। लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना हो गया? भाई लॉजिकल बात करते हैं। हमने कहा पहले एक प्रोबेबिलिटी है कि ये पैसे गए, आपने एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकाल लिया कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, पर इसमें से भी एक प्रोबेबिलिटी है कि 20%, तो कितने परसेंट गवाए? तो ये जो तुमने प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकाली है ना, इस पे तुम LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट 80% चिपका दो, तो तुम्हें मिल जाएगा एक प्रोविजन। क्या मिल जाएगा? अच्छा, ये कहानी समझ आ गई ना यहां तक कि लॉस गिवन डिफॉल्ट को यूज करके, लॉस गिवन डिफॉल्ट को यूज करके हमने एक प्रोविजन की अमाउंट निकाल ली। अब आगे सुनना, पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया, पूरी कहानी देखो, इसलिए सिखा रहा हूं, मैंने कहा था ना वहां जाने का मकसद एक था कहानियां, वहां गया हूं तो कहानी आई है। सुनो,
अब हमने कहा कि भाईजान जब मैंने लॉस गिवन डिफॉल्ट निकाल लिया तो मैंने कहा वो 80% है। अच्छा, अब जब पिछला ऑडिटर, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, जब पिछला ऑडिटर ये करके गया उसने ये पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो देख ली थी, लॉस गिवन डिफॉल्ट को सही से नहीं देखा। मैंने बोला बाबू मसला ही है। मैंने कहा इतना एक्सेप्शनल प्रॉफिट, एक्सेप्शनल बोनसेस कैसे लेके गई है मैनेजमेंट, हो ही नहीं सकता। मुझे वहां पे ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरा। मैंने बोला आओ देखते हैं। मैं घुसा रिकॉर्ड्स के अंदर, मैंने एक एक कस्टमर का, कोई 5000 कस्टमर थे, एक एक कस्टमर की एक एक रिकवरी पैटर्न देखा, एक एक कस्टमर का एक एक रिकवरी पैटर्न देखा, एक एक कस्टमर के एक एक रिकवरी पैटर्न में मुझे यह पता लगा कि रिकवरी रेट 1% है। रिकवरी रेट तो लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना है? मैंने कहा भाईजान ये जो बिलियन रुपीस पे 20% बचाया ना, ये मैनेजमेंट बोनस ले गई है। ये मैनेजमेंट क्या ले गई है? ये मेरे को पता कैसे लगा? क्योंकि मैंने देखा फ्रॉड रिस्क फैक्टर। क्या देखा? अब बातों बातों में एक चीज सिखाता हूं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऐसे पता लगता है जब मैनेजमेंट के बोनसेस प्रॉफिट पे डिपेंड करते हो। ये पहली एग्जांपल दी है तुम्हें मैंने, पूरी कहानी से कभी भूलोगे नहीं। मैनेजमेंट के बोनसेस अगर प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड हुआ है, मैं कह रहा हूं एग्जिस्ट करता है। फिर इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आप ऑडिट करते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए तो जब ये रिस्क पाए गए तो कराची से एक स्पेशलिस्ट बंदा भेजा गया, वो तुम्हारा भाई है, सही है? सुनो, अच्छा जब वहां पे गया तो अपनी बेस्ट पॉसिबल टीम लेके गया, तो 5000 चेक भी तो करने थे। अच्छा मैंने 5000 को चेक इसलिए किया कि मुझे अपने डिटेक्शन रिस्क को मिनिमल नहीं जीरो करना था। मुझे अपने डिटेक्शन रिस्क को मिनिमल नहीं जीरो करना था। जब ये बात सामने आई तो वहां का सीईओ भी फारिग हुआ, सीएफओ भी फारिग हुआ, वहां पे जितना फाइनेंशियल कंट्रोलर था वो भी फारिग हुआ, सबको निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो टाइम लगा ना वो इसलिए भी लगा कि ये सारे मामला चल रहे थे। तो अब आज के वहां नहीं, अच्छा इसलिए लगा कि जिस लोगों का पैसा है उनको हक हलाल के मिलेंगे, ये अच्छा लगा मुझे, बुरा नहीं लगा, अच्छा हुआ कि गए। इस मामले में बहुत क्रूअल हूं, गलत तो गलत, सही तो सही, सीधी सी बात है, जो भी हक सच की बात होनी चाहिए। खैर अब मुझे एक बात बताएं, जब न्यू मैनेजमेंट आई ऑल टुगेदर, अच्छा अब जो पेरेंट था ना वो तो ठुक गई उसके पैसे, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कंसोलिडेशन तमीज से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस गुडविल। तो जब वो लॉस हो गया तो उसके एसेट्स भी गए, गुडविल भी गई और नुकसान हो गया। वो बैंक नेगेटिव लॉसेस में आ गया, वो बैंक नेगेटिव लॉसेस में आ गया। तो जब ये बात हुई तो हमें जाहिर सी बात है थ्रेड्स भी थे वहाँ पे, तो हम जहाँ रह रहे थे वहाँ भी तुम्हें बताया ना पोश इलाका, वो इसलिए भी था कि प्रॉपर प्रोटोकॉल में। तो नई मैनेजमेंट आई, वो भी कोई मतलब एक चैम्प थी, क्योंकि फिर पेरेंट ने अपनी मैनेजमेंट के लोग भेजे जो कि ट्रस्टवर्दी थे ताकि वो काम हो पाए। फिर ये सफाई चलती रही, अभी भी उसका चीज़ें कंक्लूड नहीं हुई हैं, बट वो चीज़ें साफ़ हो गई। अब जब उसमें जगह जगह पे एंट्रीज पड़ी हुई है ना, वो हम साफ़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई हुई है। क्योंकि ये तो मैंने एलजीडी एक चीज़ पकड़ी ना जो कि मेन थी। अब तुम मुझे बताओ यार कितना मुश्किल था लॉस गिवन डिफॉल्ट निकालना, क्योंकि उसको भी पता था ना ये तो यहाँ नहीं घुसेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। भाई रिकवरी रेट देखना है ना, तो रिकवरी रेट उसने बोल दिया, आपने बोला चलो यार होता होगा, एक आध दिखा दिया होगा। एक आध को देख के नहीं डिसाइड करना होता, आपने लाखों करोड़ों कस्टमर को देख के डिसाइड करना होता। जो भी है, मैंने तो 5000 पिक की है, उसमें रिकवरी रेट कितना % आया, कंक्लूड हो गई बात। उसने पुराने ऑडिटर को क्या चिपकाया होगा, देखो यार एक बंदे ने हमें ये 20% रिकवरी दे दी, उसने बोला चल यार बाकी भी यही होगा। टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया होगा, अपने हिसाब से सही किया होगा, पर अगेन इनहेरेंट लिमिटेशन तो है ना, बट हर किसी के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये सही है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि जब आप ऑडिट पे जाते हैं, समझिएगा मेरी बात को, आज आपको एक चीज सीखने को मिली कि जब आप ऑडिट करने जाते हैं ना तो आप नॉर्मल रिस्क पे नजर रखते हैं, साथ साथ किस पे नजर रखते हैं, फ्रॉड रिस्क पे। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर होते हैं वैसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। वन ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है, मैनेजमेंट का बोनस डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे या प्रॉफिट्स पे। पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो यानी अगर किसी कंपनी में जाओ और किसी कंपनी में तुम्हें पता लगे कि सीनियर मैनेजमेंट की बोनसेस लिंक्ड हैं किससे, प्रॉफिट्स पे, तो ये क्या क्रिएट करेगा, फ्रॉड रिस्क
फैक्टर। मैं नहीं कह रहा कि फ्रॉड हुआ होगा, मैं फिर कह रहा हूं बाज़ औक़ात होता है ऐसा, पर आप बीइंग एन ऑडिटर इस बात पे मुतमईन रहेंगे कि उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस, क्योंकि आपने कंक्लूड नहीं किया, अभी आप चेक करेंगे, हो सकता है मैं 5,000 को चेक करता मुझे कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या मेरा शक गलत था? शक बिल्कुल सही था, पर जब मैंने ऑडिट किया तो मैंने कंक्लूड कर लिया कि वाकई ये मसला है। तो जैसे ये पूछ रहा था ना समील चर्सी कि क्या करना होता, तो भाई उसके लिए सुकून से पहले समझो कहानी कि होता क्या है। यहां तक बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, पर एक और एग्जांपल के बाद यहां पे एक चीज भी बताता हूं तुम्हें। जब आप फ्रॉड करते हैं ना, तो फ्रॉड होता है कुछ वजूहात की वजह से, कुछ होता है वजूहात की वजह से। वो वजूहात क्या होती हैं? आपके पास होती है अपॉर्चुनिटी। आपके पास क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। जल्दी बता, आपके पास क्या होती है? अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी कब होती है? जब आपके पास ऊपर कोई देखने वाला ना हो। तो हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं फ्रॉड कब होगा? जब अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा। ऐसा ही है ना। दूसरी चीज, आप फ्रॉड तब भी करते हैं जब आपके पास इंसेंटिव हो, जब आपके पास इंसेंटिव हो। मेरी वाली एग्जांपल में क्या था? अपॉर्चुनिटी या इंसेंटिव? इंसेंटिव नहीं, अपॉर्चुनिटी तो इसलिए होगी क्योंकि किया ही सीनियर मैनेजमेंट ने, क्योंकि उसके ऊपर देखने वाला गवर्नेंस है, बस उसने भी अभी नहीं देखा तो क्या कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा खैर, एक और वजह से फ्रॉड होता है, प्रेशर। डेडलाइंस नहीं, गलत नहीं, गलत। प्रेशर ये कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है कि आपको ये पता लगे, तुम वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जाते हो ना जब क्लाइंट पे, तो तुम देख रहे होते हो कि सीएफओ आके कह रहा है भाईजान ये सेल्स अचीव करनी है वरना तुम सबको निकाल दूंगा। तो इसको हम कहते हैं अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना। नहीं, देखो अनरियलिस्टिक डेडलाइन तो तुम्हारे ऑडिटर के लिए ना जानी, ये फ्रॉड रिस्क नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक प्रेशर है, तुम्हारे लिए, उसके लिए नहीं है। तुम्हारे लिए ये इंटिमिडेशन थ्रेट है कि तुम जल्दी खत्म करो। याद आ रहा है? इस पे तुम ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। पहले बताओ ये सारी बातें समझ आई कि भाईजान के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो खैर आज के बाद मैं तुमसे पूछूं, फ्रॉड कितनी वजहों से कमिट होता है? 3। पहला अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, प्रेशर। अब जरा हल्की सी ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा वहां तक भी तो लेके जाएंगे ना। आपको एक सिचुएशन दी हुई होगी, उस सिचुएशन को उठाओगे और लिंक कर दोगे बस कि ये इंसेंटिव के जरिए, प्रेशर के जरिए या अपॉर्चुनिटी के जरिए। अब एक एग्जांपल देता हूं, वो आपको बोले सिनेरियो के अंदर कि डायरेक्टर्स बोनसेस या सीएफओ बोनस या सीईओ बोनस इज लिंक्ड टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे? नहीं, पहले बनाएंगे ना सवाल, सिचुएशन उठाएंगे, वही वाली कहानी। सिंस the bonus of CEO is linked to the company's profitability, there is a fraud risk factor because there is an incentive to commit fraud, because there is an incentive। भाई आपका जुमला बन गया यार, ये तो लिखना है। तो अगर एक रिस्क के सवाल में बाकी रिस्क के साथ साथ ये भी आ जाए तो ये भी लिख देना यार कि यहां पे एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा सा और दिमाग को खोलें, उसी सवाल के अंदर अगर गोइंग कंसर्न का मसला आ जाए तो वो वाली बात लिखना कि सिंस द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन एंड जो हमारे एडवर्स रेशियोज हैं उसकी वजह से हमें क्या लगता है? गोइंग कंसर्न का रिस्क है। तो हर एक रिस्क अपनी अहमियत रखता है, तो आपने दिमाग खुला रखना है कि कौन सी चीज कहां हिट हो रही है। तो क्या एक सवाल के अंदर मल्टीपल रिस्क आ सकते हैं? इट कैन बी फ्रॉड, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी गोइंग कंसर्न। क्लियर है? पक्की बात है। और अब मैं तुम्हें कहूं कि भाई एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है तो कौन सा रिस्क है? रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, रिस्क ऑफ। अच्छा चलो आज बताओ मुझे, अब देखो कनेक्ट करते हैं ना पूरे ऑडिट को। अब मुझे बताओ कि रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी है, रिस्क है अभी, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हाँ गलती बता दे, पर बता दे, खोल के बता दिमाग। नो गलत। देखो मैं कह रहा हूं कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यू डोंट नो द फैक्ट कि आरपी है या नहीं है, क्योंकि तुमने क्या कहा? एक अनयूजुअल डिस्काउंट दे दिया। हाँ अब एक एक करके पूछते हैं, आप बताएं आज। अब यहां पे रिस्पॉन्सेस वो नहीं है कि पीपी का लिख दिया, ये अब स्पेसिफिक आरपी वाले प्रोसीजर्स हैं, बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस रैशनल टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, उसको किसी ने अप्रूव किया या नहीं किया। देखो यार प्लीज खुदा के वास्ते ऐसे याद होना चाहिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं लिंक करके चलूंगा
बट एटलीस्ट तुम इस एबिलिटी पे होने चाहिए कि जवाब दो। अब देखो ऐसे ही सवाल आएगा मिक्स, रिस्क उठा दिया, बोलेगा रिस्पॉन्सेस बताओ, तो भाई रिस्पॉन्सेस में रेलेवेंट रिस्पॉन्स होता है, जैसा रिस्क होगा वैसा रिस्पॉन्स होगा। पहले बताओ हल्का सा ये समझ आ रहा है कि पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है, तो आप अवेयर है ना कि जिस चीज का है, अब इससे आपको एटलीस्ट ये भी होगा कि एटलीस्ट घर पे जाके अब याद करना है, चीजें तो मेमोराइज करनी है। सही है जी, तो जानबूझ के ये मैंने किया था, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सही है। नेमतुल्लाह कह रहे हैं ड्राफ्टिंग रिपीट करते हैं, अभी इतनी मुश्किल से इंग्लिश बोली थी। अच्छा मैंने क्या कहा था इसके लिए, सिंस द बोनस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज लिंक्ड टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देयर इज अ इंसेंटिव फॉर सीनियर मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड, सो दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऐसा ही है। चलिए जी, यहां तक बात क्लियर है। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी आ रही है तो उससे, हाँ हमने डिटेक्ट कर ली। नहीं, वो तो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है ना। हाँ उससे हो सकता है कि फ्रॉड हो रहा हो, बट हो सकता है ना आप, बिल्कुल, पर वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो कि कैश पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है। सही है। अभी आगे जाके इंटरनल कंट्रोल की वजह से फ्रॉड कब आएगा वो भी बताऊंगा। सही है, तो वो भी लिंक कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहां तक कोई मसला। इंसेंटिव की एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते, पहली वाली समझ आ गई वो के बोनस लिंक है। चलो दूसरी एग्जांपल देते हैं। मार्केट में अनाउंस हुआ है कि कंपनी पब्लिक होने जा रही है, लिस्टेड कंपनी होने जा रही है। अभी क्या है ये, प्राइवेट है। क्या होने जा रही है, लिस्टेड होने जा रही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, कंपनी अपना प्रॉफिट कम दिखाएगी? क्यों? ईपीएस जितने से जितनी ऊपर लेके जाएगी, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी मार्केट में तो बोली ज्यादा लगेगी। बोली ज्यादा क्यों लगेगी? इंसेंटिव। सही है, तो ये इंसेंटिव में आ गया। हाँ पैसे ज्यादा आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी में पैसा ज्यादा आएगा, जबकि कंपनी की इतनी पोटेंशियल, क्योंकि आपने एमएफए में देखा होगा कि एक इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांगता है। आईआर नहीं है, अच्छा सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर है। सही है जी। खैर वो आप फिर ये वैग चसी, अबे भाई खुदा के वास्ते वैग कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, लैंडर के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से वैग होता है। नहीं करो ना बाबू हमसे, इधर सुनो भाई, देखो लॉजिकल बात है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से वैग होता है। कंपनी को कितने लोगों को पैसे देने हैं? इक्विटी डेट को। इन्वेस्टर जो है, अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या किसी और से मतलब है या मेरे रिटर्न से? तो वो क्या ही होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हाँ बिल्कुल ऐसे, गलत बात नहीं करनी है इसमें। चलो क्या आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। सही है जी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक क्लियरिटी है भाई? तो अभी तक क्या याद करना है? वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। सही है, चलो। अच्छा भाई एक आखिरी एग्जाम्पल, एक मिनट बैठ जाओ। ये समील पूछा है सर एक आखिरी अपॉर्चुनिटी की एग्जाम्पल दे दें। सही है जी, चलो जी अभी कर लेते हैं, प्लीज मुझे बताएं। भाई समील मुझे एक बात बताओ, एक समझने की बात है, तुम किसी क्लाइंट पे काम करते हो, सही, यानी एक जो समील है एक वहां पे काम करता है। अब वहां पे समझ लो ये स्वीपर है गोडाउन में, समझ लो, एक अज्यूम कर लो ना कि भाई मतलब रोजगार लगी हुई है इसकी, सीए कर रहा है, मेहनती बच्चा है। सुनो अब मुझे एक बात बताओ, वहां पे इसकी जिम्मेदारी लगा दी गई है कि रात को लाइटें बंद करके जाएगा, जब पठान चला जाएगा उसके बाद। सही सुनना, पठान भी सो गया ये नहीं सोया है तो सुनो, ये जागता था। इसने बोला कि भाई जैसी पठान की आंखें गुल हुई, इसने वहां से इन्वेंट्री गुल कर दी। ये क्या थी? अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया। अब समील ऐसे तुम्हें कई जगहों पे मौका मिलेगा, उसको अवेल करना है। तो आई थिंक तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ आया। अच्छा इसमें एक, इस पूरे केस में जल्दी बताओ फिर छुट्टी दे दूंगा, इस पूरे केस में पठान के पास भी मौका था? बस सही है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।